जय हिंद एवरीवन। फाइनली वेलकम बैक टू दी अनदर टॉपिक। ये वाले टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। पूरा का पूरा इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म कंप्लीट कर देंगे। एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, यहाँ पर आपको फीमेल जेंटलमैन कैडेट यहाँ पर दिख रही हैं और यहाँ पर बहुत सारे मेल जेंटलमैन कैडेट्स यू कैन सी हियर। आई डोंट थिंक इसके बाद कोई भी मोटिवेशन की जरूरत है। दिस कपल भी वेलकम बैक टू रोर इंडिया। हम लोग बिना टाइम वेस्ट करके स्टार्ट करते हैं। देखो, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म एज यूजुअल जैसे पहले के टॉपिक कंप्लीट करते आए, मैंने पूरा का पूरा ऑप्टिक्स कंप्लीट करा दिया है, आपको मैकेनिक्स कंप्लीट करा दिया है। जिसने भी वो वाले सेशन जाकर नहीं देखे हैं वो वाले सेशन देख कर आओ। यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी और साथ में यहाँ पर लिख दो मैग्नेटिज्म। यदि इन दो टॉपिक की बात करें तो ये जो टॉपिक हैं बहुत ही ईजी टॉपिक हैं। यदि बढ़िया तरीके से पढ़ें, बहुत ईजी टॉपिक हैं और क्वेश्चंस इनके बढ़िया लेवल के आ जाते हैं। मतलब बढ़िया लेवल मतलब बढ़िया क्वांटिटी के क्वेश्चन आ जाते हैं। मतलब कि कम ज़्यादा यहाँ पर समय आपको कम देना है और आपको रिजल्ट ज़्यादा मिलेगा। ये ऐसे वाले टॉपिक हैं। तो अपन स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म। पहले अपन इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे, उसके बाद हम मैग्नेटिज्म के ऊपर आएंगे। बाकी पूरा का पूरा यही वाले सेशन में कंप्लीट करेंगे हम लोग, ठीक है। सो anyhow we have to finish electricity, not only electricity but along with electricity we are gonna finish the magnetism today also. I hope आपका जोश एकदम हाई होगा as you can see here on the screen, ठीक है। तो पहली बात आती है इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज बेसिकली एक फिजिकल एंटिटी है जो कि ये बताती है कि जो कि कैसे शो होती है एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब क्या है? यदि इलेक्ट्रॉन्स गेन करोगे तो वो कौन सा है? नेगेटिव चार्ज। यदि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर लूज होते हैं तो ये कौन सा चार्ज है? ये पॉजिटिव चार्ज है। ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज है इसकी एसआई यूनिट होती है कूलॉम। और ये चार्ज का जो, अब जैसे अपन बात करें, ये तो चार्ज हो गया, ठीक है। अब एक चार्ज के ऊपर कितना, मतलब कि कितना मैग्नीट्यूड होगा, मतलब एक इलेक्ट्रॉन में कितने जो चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? वो होगा -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम। इतना होता है भाई, ठीक है। और एक प्रोटॉन में कुछ नहीं है, माइनस की जगह प्लस लगा दो, ये प्रोटॉन की कहानी हो जाती है। अब यदि बात करें कि कितना नंबर ऑफ चार्ज, ठीक है, और कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये तो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर था। अब मैंने पूछ लिया कि n इलेक्ट्रॉन्स में कितना होगा चार्ज, तो आप क्या करोगे? n से इसका मल्टीप्लाई कर दोगे और E आपका यही है। तो E इज इक्वल टू, ये आपको गिवन है, तो Q इज इक्वल टू NE। आपको जितने का भी निकालना है वो n आपका है, उससे मल्टीप्लाई कर देना, आपका निकल जाएगा। सो इट वॉज अबाउट इलेक्ट्रिक चार्ज। तो अपन देखते हैं आगे, ठीक है। यहाँ पर है चार्जेस की कैरेक्टरिस्टिक। चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड, मतलब कि ये जो चार्ज है हमेशा कंजर्व रहते हैं, ना ही क्रिएट करे जा सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय करे जा सकते हैं। लाइक चार्जेस हमेशा रेपेल करेंगे एक दूसरे को, और जो अनलाइक चार्जेस हैं वो अट्रैक्ट करेंगे। इसका मतलब क्या है? यदि प्लस प्लस होंगे तो ये क्या करेंगे? अपने आप को दूर लेकर जाएंगे, मगर यदि प्लस और माइनस होंगे तो एक दूसरे को पास लेकर आएंगे। कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है और प्रोटॉन्स कम है, तो आप क्या बोलोगे? यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज कैरी कर रहा है, और जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम है और प्रोटॉन ज़्यादा है, आप बोलोगे पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहा है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या होता है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब कि कोई भी कहीं पर भी आपके इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, जो चार्जेस प्रेजेंट है, तो आप उनको होल नंबर के फॉर्म में हमेशा बताओगे। क्या है? होल नंबर के फॉर्म में आप बताओगे। अब हियर वी आर गोना टॉक अबाउट, जैसे कि दो चार्ज है, ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी बात। एक चार्ज है Q1 और एक चार्ज है Q2। दोनों के दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, अपनी तरफ खींच रहे हैं। अब दोनों के बीच में खींचने का एक पर्टिकुलर फोर्स है। हाँ जी भैया, दोनों के बीच में फोर्स है। अब ये जो फोर्स है, दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द Q1 Q2, दोनों के चार्ज के प्रोडक्ट के, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर से इनवर्सली है। तो यहाँ पर यदि आप देखोगे तो यहाँ पर जब लगेगा, यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटेगा, यहाँ के कांस्टेंट लगेगा, और इस कांस्टेंट को कहा जाता है कूलॉम का कांस्टेंट, और जिसकी वैल्यू है 9 × 10⁻⁹ एंड मीटर स्क्वायर पर सी स्क्वायर, ठीक है। आई होप आपको इतना बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। ये चार्जेस के बारे में स्टडी करा। नाउ अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करेंगे। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब कितना है? जैसे कि फॉर एग्जांपल दो कुत्ते हैं, ठीक है, एक कुत्ते का एरिया इतना है। जनरली ऐसे ही होता है भाई, एक कुत्ते का एरिया ये है और एक डॉग का एरिया ये वाला है। मतलब उसका एरिया ये A1 है और दूसरे का एरिया A2 है। अब यदि ये जो A2 वाला कुत्ता है ये A1 में आता है, तो ये जो A1 है उसको भगाने की पूरी कोशिश करेगा और बोलेगा कि तू मेरे एरिया में क्यों आया? क्योंकि एक पर्टिकुलर एरिया का, उस मतलब एक पर्टिकुलर डॉग का एक पर्टिकुलर एरिया है जिसमें उसका इफेक्ट शो होता है, और कोई इसमें नहीं आ सकता। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होता है? द स्पेस अराउंड अ चार्ज, जिसमें उसका इफेक्ट आप महसूस कर सकते हो बाय अनदर चार्ज। मतलब जब दूसरा चार्ज वहां पर आएगा तो उसका इफेक्ट महसूस कर सकता है। तो जब चार्ज स्टेशनरी में होंगे तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, मगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं जनरेट करेगा। यदि स्टेशनरी में है तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। अब सुनो, अब ये चार्ज क्या है? Q
Q तुम्हारा चार्ज है। अब यहाँ पर एक और चार्ज आया A पोजीशन और ये V पोजीशन, मतलब कि चार्ज नहीं है, जगह की बात कर रहे हैं। अब एक तो A पोजीशन है और एक B पोजीशन है, तो A पोजीशन पर यदि कोई चार्ज होगा तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, मगर B पोजीशन पर कोई चार्ज होगा तो यहाँ पर वीक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। समझ में आया सभी को? अब अपन बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, हम इसमें डायरेक्शन की भी बात करते हैं, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड हो, मैग्नेटिक फील्ड हो, दे आर वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? KQ/R², ठीक है। और आगे चल के आप देखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू F/Q। अब यहाँ पर एक बात हमेशा याद रखना, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, ये निकलती है पॉजिटिव से, ठीक है, पॉजिटिव से ये निकलती हैं और नेगेटिव में आकर मिल जाती हैं। मतलब पॉजिटिव से ये क्या होती हैं? इमर्ज होती हैं। पॉजिटिव से इमर्ज होंगी और नेगेटिव पर आके क्या हो जाएंगी? मर्ज हो जाएंगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी कहते हैं। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, मैं आपको कराता हूँ। क्वेश्चन देखो आप, कौन सा क्वेश्चन है? 112 आई थिंक। देखो यहाँ पर बढ़िया क्वेश्चन है, साथ में अपन क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करते जाएंगे, जैसे एज यूजुअल हम आखिरी में कर रहे हैं। यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ परफेक्टली यहाँ पर देखो, द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ परफेक्टली कंडक्टिंग होलो ऑब्जेक्ट। तो मेरी बात हमेशा याद रखना, कोई भी होलो मतलब क्या होता है? उसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना, वो हमेशा कहाँ पर होती है? इधर सरफेस के ऊपर। इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के ऊपर होगी। तो अब वो ऑब्जेक्ट होलो है, मतलब कि उसके अंदर कुछ नहीं है, तो उसके अंदर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी? नहीं होगी। तो होलो ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर की यदि मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे तो वहां पर होगी जीरो। वो क्या होगी? जीरो मैग्नेटिक फील्ड होगी। अब इसके बाद अपन बात करते हैं, आगे के टॉपिक पढ़ते हैं। यहाँ पर क्या है ये देखो, अब आप आगे कौन सा टॉपिक का करंट आएगा, जहां तक मेरे को याद है, बिल्कुल नो हियर एंड देयर एंड लेट्स कट टू द चेस। कट टू द चेस का मतलब क्या होता है पता? कम टू द पॉइंट। याद कर लो, आ सकता है, ठीक है, कम टू द पॉइंट। मतलब अब कभी भी ये मत बोलना भाई, एक दोस्त बात कर रहा है, एक जोक सुना रहा है, अब आप बोलते हो ना भाई पॉइंट पर आ यार, बोलना कट टू द चेस, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या होता है? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू इलेक्ट्रिक करंट इन यूनिट टाइम। सीधे बोलूं तो चार्ज अपॉन टाइम इज इलेक्ट्रिक करंट, सभी को बताया, I इज इक्वल टू Q/T, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, हमने एक चीज़ पढ़ी थी, जो Q पढ़ा था, यहाँ पर जो Q था वो काय के बराबर था? NE के बराबर था। तो हम इसको करंट को क्या लिख सकते हैं? NE/T लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं भैया। तो ये जो ऊपर एक फॉर्मूला हमारा ये बन गया, इसकी ऐसा यूनिट है एम्पियर, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट को हम जनरली क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, वेक्टर, मगर ये वेक्टर लॉस को फॉलो नहीं करती है। अब मेरी स्केलर क्वांटिटी मगर वेक्टर लॉस को फॉलो नहीं करती है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? टेंसर। टेंसर है, यदि ऑप्शन में टेंसर होगा तो टेंसर करना, यदि स्केलर और वेक्टर दोनों होगा तो यहाँ पर स्केलर लगा देना, ठीक है। स्मॉलर यूनिट इसकी क्या है? मिली एम्पियर। कभी भी 1 ये जो है इसको बोलना है मिली एम्पियर, और ये क्या है? ये माइक्रो एम्पियर। बड़ा कौन सा? मिली एम्पियर, उससे भी छोटा माइक्रो एम्पियर। ये होता है 10⁻⁻6 एम्पियर, ये होगा 10⁻³ एम्पियर, ठीक है। एक एम्पियर को डिफाइन कैसे करेंगे? एक एम्पियर, देखो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए एम्पियर वाला तो याद करा करो, एक ट्रिक बता रहा हूं तुमको। जैसे पूछा एक एम्पियर, याद करो एम्पियर का की यूनिट है, एम्पियर है करंट की, तो यहां पर लिखो करंट, करंट की यूनिट है। अब करंट की यूनिट है तो करंट का फॉर्मूला लिख दो, I इज इक्वल टू Q/T, फॉर्मूला लिख दिया। अब यहां पर 1 लगा दो, ठीक है, 1 लगाया, ठीक है। अब यहाँ पर इनकी ऐसा यूनिट लिख दो, चार्ज की कूलॉम, टाइम की सेकंड। तो लिखना 1 सेकंड में 1 कूलॉम ऑफ चार्ज पास हो रहा है, इसको बोलेंगे 1 यूनिट का, 1 एम्पियर का करंट, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन क्या है? पॉजिटिव टू नेगेटिव, और इलेक्ट्रॉन का क्या है? माइनस टू पॉजिटिव, ऑपोजिट। एमीटर एक ऐसी डिवाइस है जो कि करंट को मेजर करती है, और गैल्वेनोमीटर डिटेक्ट करती है इसके प्रेजेंस को, है ना, मेजर नहीं करती, वो बस डिटेक्ट करने का काम करती है उसके प्रेजेंस को, वो गैल्वेनोमीटर है। हमेशा ये सीरीज में लगा होगा। अब ये हमने क्या देखा? इलेक्ट्रिक करंट के बारे में देखा। तो यहाँ पर देखो कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपन बढ़िया कर लेते हैं इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर। 160, देखो यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन 167 वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नहीं 167 नहीं, यहाँ पर 164 देखो क्या बोल रहा है। एक इलेक्ट्रिक करंट है, कितना है? 1 एम्पियर, ठीक है, करंट है 1 एम्पियर इज ड्रॉन बाय फिलामेंट। तो आपको करंट दिया हुआ है, ठीक है, और आपको टाइम दिया हुआ है, तो आपको भाई चार्ज निकालना है। चार्ज निकालना है तो I क्या होता है? I इज इक्वल टू Q/T होता है। ये चार्ज निकालना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, मतलब कि 10 मिनट्स में 60 सेकंड, 600 मल्टीप्लाई बाय 1, आपका 600 आंसर आ जाएगा, बस बात खत्म, ठीक है। 64 के बाद आप देखो 143 क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर मैं देख लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 143। ये वाला क्वेश्चन देखो आप लोग, यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि इफ अ फ्री इलेक्ट्रॉन मूव्स थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 kV, ठीक है, 1 किलोवोल्ट, देन एनर्जी गेन्ड बाय इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय, कितनी एनर्जी गेन करेगा? तो एनर्जी के हिसाब से यहाँ पर क्या चीज़ें होती हैं देखो मैं आपको बता रहा हूँ। नॉर्मली 1.6 × 10⁻, इसको क्या बोलोगे? 19 जूल,
मतलब 19 इतना वो एनर्जी करेगा। मगर यहाँ पर क्या बोल रहा है, हमने ये पढ़ा है ना, काय की बात कर रहा है वो, एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है, ठीक है। तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 ये तो हो गया, मगर वो 1 किलो वोल्ट कर रहा है। तो इसका ये फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी होती है और ये Q मल्टीप्लाई बाय V। तो Q तुम्हारा कितना है, चार्ज इतना होगा, चार्ज इतना होगा, और V कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस बोल रहा है 1 किलो वोल्ट, मतलब कि 1000, मतलब कि 1000 मतलब कि 10⁻3। तो बस इसका मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कितना हो जाएगा, 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻16, ये आंसर हो जाएगा। समझ में आया, बस ये फॉर्मूला याद कर लो। इसके बाद कौन सा क्वेश्चन है, यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन यहीं पर है 133। क्या बोल रहा है, सपोज अ रॉड इज गिवन अ नेगेटिव चार्ज बाय रबिंग इट विद अ वूल। तो मेरी बात सुनो, एक नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, एक रॉड है और एक वूल है, इनको क्या करा है, एक दूसरे को रब करा है और ये नेगेटिव चार्ज दे रहा है। तो यहाँ पर कौन सी स्टेटमेंट सही है, तो बोल रहा है पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफर होगा, नहीं देखो पॉजिटिव, पहली बात तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर ट्रांसफर होगा ही नहीं। क्यों, देखो मेरी बात, ये जो वूल है, ये वूल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये लूजली पैक्ड है, मतलब कि इनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर लूजली पैक्ड, उतने ज़्यादा एज सच पैक्ड नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा, वूल के पास इलेक्ट्रॉन्स क्या बाहरी आउटर शेल्स में होंगे, तो यहां से क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कहां पर ट्रांसफर हो जाएंगे, इस रॉड में ट्रांसफर हो जाएंगे, मतलब कि नेगेटिव चार्जेस ट्रांसफर हो रहे हैं। तो नेगेटिव चार्जेस आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वूल टू रॉड, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ठीक है। अब ये कौन सा क्वेश्चन था, ये हमारा 133 नंबर का क्वेश्चन था। अब और कुछ क्वेश्चन देख लो आप, यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपसे 95 यूपीएससी इंडिया ने पूछा है। करंट तुमको गिवन है, ठीक है, करंट गिवन है, तुमको टाइम गिवन है और चार्ज निकालना है। अरे इतने एकदम इजी, I इज इक्वल टू Q/T पूछ रहा है, तो बस इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, 5 मल्टीप्लाई 20 60 हो जाएगा, तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है, बहुत ईजी। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, 20 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 5, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। अच्छा, ये 1200 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है, नहीं, ठीक है, उसको मिनट में करा और कूलॉम में पूछ रहा है 0.5 एम्पियर है, मैंने 5 लिख दिया, ये 0.5 है, ठीक है। तो 0.5 ये 10 हो गया, मल्टीप्लाई बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 60, ये 0 से 0 कैंसिल, 5 2 ज़ा 10 मल्टीप्लाई बाय 60, 600 कूलम आपका आंसर आ गया है। तो ये इलेक्ट्रिक करंट खत्म, पूरा का पूरा आपको इलेक्ट्रिक करंट कंप्लीट करवा दिया है। यहाँ पर देखो ये करंट वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट है। अब मैं देखो जनरली क्या कर रहा हूँ, जैसे ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक करंट है, इसके पूरे PYQ तुमको करा दिए, और ये सारे के सारे PYQ ये कंटेंट पढ़ने से तुम्हारे हो गए, तो यू कैन अंडरस्टैंड द पावर ऑफ दिस कंटेंट, कि सीधे क्वेश्चन आपको 21 अप्रैल को दिखेंगे यहाँ से। ये तुमको होमवर्क क्वेश्चन है, एकदम ईजी क्वेश्चन है, मिली एम्पियर को बस देख लेना, 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 10⁻⁻3, ठीक है, होमवर्क क्वेश्चन है ये, जितने भी हैं ये भी होमवर्क क्वेश्चन है तुम्हारा, सारे करना, बहुत ईजी क्वेश्चन है और बढ़िया लेवल के क्वेश्चन है। यहाँ पर देखो, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बात करते हैं। तो मैं तुमसे बोलता हूँ कि एक पर्टिकुलर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, उसको एक जगह से इन्फिनिटी तक ले जाने में, ठीक है, कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन हुआ, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सो इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन व्हेन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज मूव्ड फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट। इसकी एसआई यूनिट है वोल्ट और ये स्केलर क्वांटिटी है, V इज इक्वल टू W/Q, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। यदि अपन पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे तो ये क्या होता है, यहाँ पर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की बात करने लगेंगे, सेम है, वर्क डन पर यूनिट टाइम इन यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, ये हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं। इसका फॉर्मूला याद रखना, वर्क डन अपॉन Q, V इज इक्वल टू W/Q। अब 1 वोल्ट को डिफाइन करना है तो क्या करो, यहाँ 1 लगाओ, तो 1 जूल ऑफ वर्क, व्हेन द 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। वोल्टामीटर पता पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है और हाई रेजिस्टेंट डिवाइस है और हमेशा पैरेलली कनेक्ट होगा, ठीक है, इतनी चीज़ सभी को क्लियर है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया, ये तुम्हारा होमवर्क क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, मैं बस तुमको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा। अब अपन देखेंगे ओम्स अंकल के लॉ। ओम्स वीर क्या बोलते हैं पता, एक तो नाम याद कर लो, ओम वीर, क्या ओम वीर, और वीर की स्पेलिंग VIR है, मतलब कि V इज इक्वल टू IR तुम्हारा बेसिकली याद कर सकते हो उससे, ठीक है, ये ट्रिक है। अब यहाँ पर देखो तुम, यहाँ पर क्या देखो कि ओम्स लॉ एक्चुअली है क्या, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, मतलब कि यहाँ पर जो तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस है ना, और ये करंट के बीच का यहाँ पर क्या मिलता है, एक रिलेशनशिप मिलता है, जिसमें यहाँ पर क्या बोल रहा है कि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के कांस्टेंट टेम्परेचर पर, मतलब कि यदि पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा, यदि ये कम होगा तो ये भी कम होगा। एंड V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ये प्रोपोर्शनल का साइन हटा तो V इज इक्वल टू IR, तो R क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, जिसको रेजिस्टेंस कहा जाता है। तो फाइनली जो तुम्हारा फॉर्मूला बना है वो V इज इक्वल टू IR बना है, तो यहाँ से I इज इक्वल टू V/R भी बोल सकते हो, तो आप यहाँ से R इज इक्वल टू V/I भी बोल सकते हो। तो इतने फॉर्मूले यहाँ पर बन गए।
ठीक है। तो यहां से आप देख सकते हो करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। अब ओमिक रेजिस्टर वो होते हैं जहां पर करंट लीनियरली इंक्रीज होता है वोल्टेज के इंक्रीज होने से। नॉन ओमिक रेजिस्टर क्या होते हैं, करंट इंक्रीज तो होगा मगर नॉन मतलब लीनियर वे में नहीं होगा, नॉन लीनियर वे में होगा, आराम मतलब कि यूनिफॉर्म वे में नहीं होगा वोल्टेज के बढ़ने से। ठीक है, तो ये हमारा ओम्स लॉ कंप्लीट हो गया। अब ओम्स लॉ के बाद अपन रेजिस्टेंस के बारे में और देख लेते हैं, फिर अपन सीधा उसके ऊपर आएंगे। ठीक है, यहाँ पर ओम्स लॉ के ऊपर क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं और ओम्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इतना इजी है कि मैं आपको क्या बताऊँ। अब भी आपने कंप्लीट कर लिया ना, यहाँ आपसे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ये वाला क्वेश्चन देखो 153 क्या बोल रहा है कि कौन सी स्टेटमेंट ओम्स लॉ के रिगार्डिंग सही नहीं। तो ओम्स लॉ का अजम्पशन ये है कि करंट थ्रू कंडक्टर इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पोटेंशियल डिफरेंस के। तो ये तो सही है। ये क्या है, कंडक्टिंग डिवाइस ओबेज ओम्स लॉ, मतलब सिर्फ ओम्स लॉ को ओबे करता है, ये तो सही है। कंडक्टिंग डिवाइस ओबे ओम्स लॉ व्हेन द रेजिस्टेंस इंडिपेंडेंट ऑफ द मैग्नीट्यूड, तो ओम्स लॉ को कर रहा है। सारे होमोजेनस मटेरियल ओबे गलत। देखो ये डी आंसर सही है। क्यों है, क्योंकि सारे के सारे मटेरियल ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते हैं। सिर्फ ओमिक डिवाइस ऐसी होती हैं, ओमिक कंडक्टर ऐसे होते हैं जो कि काय को ओबे करते हैं, ओम्स लॉ को करते हैं। ठीक है, ये वाला आंसर हो गया। इसके बाद तुम देखो यहीं पर तुमको क्वेश्चन नंबर 146 देखो, यहाँ पर ये क्वेश्चन भी बहुत ईजी है। अब यहाँ पर मैं बताता हूँ तुमको, ये देखना ये क्या पूछ रहा है कि इसमें से कौन सी चीज़ सही है। तो तुम यहाँ पर क्या केस करा करो, तो यहाँ पर एक लाइन खींची। ठीक है, यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर करंट, यहाँ पर तुमने क्या करा, करंट तुमने कांस्टेंट कर दिया। अब यदि तुम यहाँ पर देखोगे तो तुम्हारा V का एक ज़्यादा है, V1 तुम्हारा, यहाँ पर देखो V2 तुम्हारा सबसे ज़्यादा है, V2 इज ग्रेटर देन V3 इज ग्रेटर देन V1। ठीक है, V1 सबसे कम है। तो अब यहाँ पर तुमको R बताना है, तो सबसे पहले क्या लिखो, V इज इक्वल टू आई आर लिखा आपने। ठीक है, V इज इक्वल टू आई आर लिखा। अब यहाँ पर V इज इक्वल टू आई आर लिख दिया, इसका मतलब क्या है कि यदि पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। मतलब कि V2 यहाँ पर R2 इज ग्रेटर देन R3 इज ग्रेटर देन R1, तो ये वाला V ऑप्शन इज करेक्ट। समझ में आया, क्लियर है सभी को। ये प्रोसेस करना, आप करंट को भी ऐसे करके ले सकते थे। करंट को कांस्टेंट करते, तुम्हारा V इज इक्वल टू आई आर आता, करंट कांस्टेंट होता तो वो उसके इन्वर्सली हो जाता, तो V अपॉन आर इज इक्वल टू आई हो जाता। तो आप उसके अकॉर्डिंग भी कर सकते थे ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, दोनों अप्रोच मैंने आपको बता दी ना। क्वेश्चन नंबर 140 क्या बोल रहा है, इसमें से कौन सा नॉन ओमिक डिवाइस है। तो याद रखना, ये जो सेमी कंडक्टर डायोड है ना, ये नॉन ओमिक डिवाइस है, और बाकी की ये जो ABD है, ये तीनों के तीनों तुम्हारे ओमिक डिवाइस हैं। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन और देख लो, कुछ पूछे हुए हैं इसके ऊपर। ये 123 क्वेश्चन देखो, तुमको 12 वोल्ट की बैटरी दे दी है। ठीक है, उसके बाद 24 ओम का रेजिस्टेंस दे दिया है, तो V तुमको दिया है, R तुमको 24 ओम का दे दिया है, 24 ओम। तो तुमको क्या निकालना है, करंट निकालना है भाई। एमीटर बोल रहा है कि एमीटर क्या शो करेगा, तो करंट शो करेगा। तो V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो V अपॉन R कर दो, मतलब 12/24 0.5 तुम्हारा आंसर आ जाएगा। एकदम इजी, सीधे क्वेश्चन तुमसे पूछ रहा है। ठीक है, सीधे एकदम डायरेक्टली क्वेश्चन तुमसे पूछे जा रहे हैं। 123, इसके बाद तुम सारे क्वेश्चन कर लेना, सारे के सारे क्वेश्चन इजी हैं ओम्स लॉ के ऊपर। नाउ अपन आगे काय के ऊपर देखते हैं। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स दी 103, दैट मीन्स रेजिस्टेंस के ऊपर अपन बात करते हैं। यहाँ पर एक चीज़ देखना कि यदि तुम्हारा, ध्यान से सुनना, यहाँ पर ऐसा है कि देखो आगे देखते हैं, रेजिस्टेंस के बारे में बात करते हैं। ये एक रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, रोकना। ठीक है, एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी वजह से जो ये क्या रेजिस्ट करता है, कोई भी चीज़ है वो रेजिस्ट करेगा फ्लो ऑफ करंट। इसकी ऐसा यूनिट है ओम, इसको बोलते हैं ओम्स। एंड R इज इक्वल टू V अपॉन आई। ये कहाँ से आया, ओम्स लॉ से फॉर्मूला आया है। ठीक है, अब कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि रेजिस्टेंस को अफेक्ट करती है, वो क्या है। पहली बात तो लेंथ, तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। दूसरी है R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ठीक है, और तीसरा क्या है, नेचर ऑफ मटेरियल, मतलब कि ये काय के ऊपर डिपेंड करती है, रो के ऊपर डिपेंड करती है। मतलब जितनी ज़्यादा रेजिस्टिविटी उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस, मतलब कि नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर डिपेंड करती है, और टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है ना रेजिस्टेंस। तो चार चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है, लेंथ के ऊपर, एरिया के ऊपर, नेचर के। तो देखो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, L अपॉन ए। तो ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटेगा तो क्या हो जाएगा, रो L अपॉन ए। और ये जो रो है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी। अब रेजिस्टिविटी का क्या सीन है भैया, यहाँ पर देखो रेजिस्टिविटी क्या है। ये रेजिस्टिविटी को कहा जाता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, मतलब कि इसको बोलेंगे इट इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मतलब कि सुनो, रेजिस्टेंस की हम बात कहां पर क्या कर रहे थे, वहां पर सीधे बोल रहे थे रेजिस्टेंस पूरे के उसमें, मगर यूनिट लेंथ और यूनिट एरिया, मतलब कि R इज इक्वल टू रो L अपॉन ए। तो ये रो उधर हो गया तो क्या हो जाएगा,
रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर मल्टीप्लाई बाय ए अपॉन एल, इसका फॉर्मूला आ गया। तो मतलब कि एक यूनिट एरिया और यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में कितना रेजिस्टेंस है, इसको रेजिस्टिविटी बोलेंगे, ये फॉर्मूला है। और इसकी एसआई यूनिट है क्या, ओम मीटर। अब सुनो, ये बिल्कुल भी लेंथ, थिकनेस और शेप और साइज के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, इसका नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर डिपेंड करती है। इंसुलेटर में ज़्यादा, कंडक्टर में कम, और टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, इतनी चीज़ तुमको क्लियर है। अब कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी देख लो। आर तुम्हारा रेजिस्टेंस है, 1/r क्या होगा, कंडक्टेंस। ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा ओम है, तो ये क्या हो जाएगा, ओम की पावर -1, जिसको बोलते हैं मो। इसको बोलेंगे रेजिस्टिविटी, 1/ρ क्या हो जाएगा, तुम्हारा कंडक्टिविटी। इसको बोलेंगे स्पेसिफिक कंडक्टेंस, जो कि ऊपर मैंने तुमको बता दिया। ठीक है, इतनी कहानी क्लियर है। अब इसके कुछ क्वेश्चन दिखा देता हूं तुमको। ठीक है, यहाँ पर देखो, एकदम ईजी क्वेश्चन है, सबसे ईजी चैप्टर है और सबसे स्कोरिंग चैप्टर है भाई, बहुत ईजी है ये, बहुत ही ज़्यादा ईजी। यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है, दो रेजिस्टर है R1 और R2 पैरेलल कॉम्बिनेशन में अरेंज है इन एन इलेक्ट्रिकल क्लोज सर्किट, आर मेड अप ऑफ सेम मटेरियल एंड सेम थिकनेस। ठीक है, इफ लेंथ R2 इज ट्वाइस दी R1, मतलब कि R2 की जो है वो 2 गुना है ट्वाइस दी R1। ठीक है, ट्वाइस दी R1 मतलब कि इसका जो है 2 गुना, क्या बोल रहा है, इफ द लेंथ ऑफ R2 की जो लेंथ है वो 2 गुना है R1 के। तो अब मेरी बात सुनो, यहाँ पर क्या बोल रहा है, टोटल रेजिस्टेंस R कितना होगा। तो कॉमन सेंस लगाओ, दोनों काय में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो पहले अपन पैरेलल कॉम्बिनेशन तुमने पढ़ा होगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, 1/r। ठीक है, 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2, यही होता है। तो R1 और R2 यहाँ पर देखो तुम, पहला यहाँ पर जब तुम R1 देखोगे, तुम्हारा क्या है, यहाँ पर एरिया में कोई भी चेंज नहीं आया है। ठीक है, बस तुम्हारा लेंथ में चेंज आया है, तो ये उसके 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, तुम कुछ मत करो, इसकी वैल्यू पुट कर दो। ये 1/r1 है, यहाँ 1/r1 हो गया, प्लस यहाँ पर 1/2r1 हो गया। तो 1/r1 कॉमन ले लो, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 + 1 3/2 हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/r। तो ये टोटल कितना आएगा, ये तुम्हारा 3r इज इक्वल टू 2r1 हो जाएगा। तो 3r इज इक्वल टू 2r1, तो E इज इक्वल टू तुम्हारा पहला वाला सही है। समझ में आया सभी को। डोंट वरी, पैरेलल के बारे में मैं आगे और तुमको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, बाकी यहाँ पर मैंने बेसिकली तुमको बता दिया। नाउ हियर कम्स एक और क्वेश्चन, देखो तुम, बढ़िया लेवल का क्वेश्चन मैं तुमको बताता हूँ। यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन देखो, क्या पूछ रहा है, इसमें से कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है विच डज नॉट अफेक्ट दी रेजिस्टेंस ऑफ अ सिलिंड्रिकल रेजिस्टर, मतलब रेजिस्टर की जो रेजिस्टेंस है उसको अफेक्ट नहीं करता है। तो R इज इक्वल टू क्या होता है, ρl/A। तो लेंथ करेगी, बिल्कुल करेगी, रेजिस्टिविटी करेगी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन करेगा, सिर्फ करंट नहीं करेगा। तो करंट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्योंकि उसके फॉर्मूले में नहीं है, करंट नहीं करेगा तो करंट उसका करेक्ट आंसर है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा ईजी, और सारे हो जाएंगे। यहाँ पर क्या बोल रहा है, द रेजिस्टेंस ऑफ वायर L, लेंथ L है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन x है, और वायर को तुमने स्ट्रेच करा है। आप सुनना मेरी बात, यहाँ पर ध्यान से सुनना, मैं एक चीज़ बता रहा हूँ तुमको। ये पर्टिकुलर फॉर एग्जांपल तुम्हारा एक वायर है, ठीक है, ये वायर है। अब एरिया काय के बराबर होता है, L मल्टीप्लाई, अब एरिया देखो, तुमको ओवरऑल तुमको वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, वॉल्यूम तुम्हारे को निकालना है, तो तुम लेंथ मल्टीप्लाई बाय एरिया कर दो। ठीक है, तो यदि मैंने एरिया को डबल कर दिया तो तुम एरिया को हाफ करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। तो ये भाई रूल है भाई, तुमको मतलब LHS इक्वल टू RHS लेकर आना है ना, LHS इक्वल टू RHS, नहीं तो यहाँ पर 2 हो जाएगा और यहाँ पर 1 हो जाएगा। अब ये 2 से 2 काट तो सकते हैं अपन। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है वो, यहाँ पर इफ़ यू लुक एट द क्वेश्चन, ये यहाँ पर कहना चाह रहा है कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में उसने वायर को स्ट्रेच करके डबल कर दिया है, मतलब लेंथ यहाँ पर क्या हो गई, डबल हो गई है। तो यहाँ पर लेंथ उसकी क्या हो गई, डबल हो गई है। तो भाई ρl/A, तो तुम इसको क्या कर दो 2l, तो एरिया हाफ हो जाएगा, ये 2 हो गया, और ये ऊपर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। तो 4 टाइम्स तुम्हारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ये देखो 4 टाइम्स, तो 4 टाइम्स गया कि नहीं, 4x तुम्हारा आंसर आ गया। तो ये 121। तो बस ये सारे क्वेश्चन हो गए, सारे के सारे क्वेश्चन तुमने ओम ये सारे कर लिए ओम्स लॉ के ऊपर। ठीक है, अब और तुमने रेजिस्टेंस के ऊपर भी कर लिया। अब रेजिस्टिविटी के लिए यहाँ पर एक क्वेश्चन दिखा देता हूँ तुमको, ज़्यादा रेजिस्टिविटी के ऊपर क्वेश्चन नहीं है। ये देखो क्या बोल रहा है, ये वाला 173 क्वेश्चन नंबर देखो, नहीं 173 172 देखो। अरे सीधा रेजिस्टिविटी की यूनिट पूछ रहा है, अब तुमको नहीं पता है क्या, ये है तुम्हारी ओम मीटर। डी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, इसके बाद ये वाला सारी चीज़ें तुम्हारी हो गई है। कंडक्टिविटी का भी पूछा है क्या, चलो कंडक्टिविटी का भी बता देता हूँ एक क्वेश्चन तुम्हारे को। ये वाला क्वेश्चन देखो, ठीक है, 116 वाला क्वेश्चन देखो तुम। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी का प्रोडक्ट क्या होगा। तो भाई कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी क्या होती है, रेजिस्टिविटी रो होता है,
और कंडक्टिविटी क्या होती है, 1/ρ होता है, मतलब इसका इनवर्स। तो इसको काटोगे तो क्या आएगा, 1 है, तो 1 क्या है तुम्हारा, कांस्टेंट है। तो ये तो कांस्टेंट मतलब सेम है हर जगह, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, सेम है हर जगह। ठीक है, समझ में आया सभी को, बिल्कुल आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो अलोवाइज के बारे में थोड़ा सा जान लो। देखो अलोवाइज का क्या है, इनकी हाई रेसिस्टिविटी होती है और इनका बॉइलिंग पॉइंट हाई रहता है। ये इजीली ऑक्सीडाइज नहीं होता है हाई टेम्परेचर पर, इसलिए ये हीटिंग डिवाइस के लिए यूज़ होता है। बल्ब का जो फिलामेंट है वो टंगस्टन है। नाइक्रोम हीटिंग डिवाइस में यूज़ होता है। फ्यूज़ में टिन और लेड के अलावा होता है। टिन 63% होता है और 37% लेड होता है। ये सिंबल वगैरह तो तुमने देखे होंगे, ये सारी चीज़ें। ठीक है, ये तुम्हारा क्या है, ये तुम देख लेना, ये सेल है, ये बैटरी है, ये रेजिस्टर है ना। अब ये सुनो मेरी बात ध्यान से। एक रेजिस्टेंस होता है रियोस्टेट रेजिस्टेंस। रेजिस्टर ऐसी डिवाइस है जो कि रेजिस्टर को मेजर करती है, कंट्रोल करती है रेजिस्टेंस को, मगर मैन्युअली यदि तुमको कंट्रोल करना है कि रेजिस्टेंस तुम इंक्रीज और डिक्रीज कर सको, तो ये सिर्फ रियोस्टेट में होता है। ठीक है, रियोस्टेट और वेरिएबल में। एमीटर करंट को क्या करता है, करंट की जो सर्किट में जितना भी करंट फ्लो कर रहा है उसको मेजर कौन करता है, ये मीटर। पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्टामीटर। ये फ्यूज तुम्हारा ऐसा है, वायर और ये। ठीक है, इसके बाद सर्किट देखो। अब रजिस्टर यदि तुम्हारे सीरीज में होंगे तो तुमको कैसे निकलेगा, R1। यदि एक देखो, ये सीरीज का मतलब क्या है, जैसे कि ये तुम्हारा वायर है, ठीक है, ये तुम्हारा पूरा का पूरा सर्किट है। अब यहाँ पर तुम्हारे को एक रजिस्टर ये है, एक रजिस्टर ये है और एक रजिस्टर ये है, मतलब ओवरऑल तुम्हारे को इतने रजिस्टर दिए हुए। अब यदि तुमको यहाँ पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, ये R1 है, ये R2 है, R3, मतलब पूरे के पूरे सर्किट में कितना रेजिस्टेंस है, तो तुम क्या करोगे, सबको ऐड ऑन कर देना, R1 + R2 + R3। अब इसके कुछ बढ़िया से रूल हैं। यहाँ पर क्या है कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो सारे के सम से बड़ा होगा, मतलब कि एक इंडिविजुअल रेजिस्टेंस है उससे तो बड़ा ही होगा भाई, कॉमन सेंस है। R1 से बड़ा होगा क्योंकि सभी का तुमने सम कर रखा है। अब यहाँ पर क्या बोलते हैं, मैक्सिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस, मतलब कि सभी से तो बड़ा होगा ना, मतलब कि इसका मतलब यह है कि एक इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रहेगा ये एक इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के रेजिस्टेंस से ज़्यादा होगा, मतलब कि R1 का जो रेजिस्टेंस है उससे तो ज़्यादा ही होगा भाई, कॉमन सेंस है। जब तीनों को प्लस कर रहे हैं तो इंडिविजुअल से ज़्यादा ही होगा ना। अब यहाँ पर सीरीज में ऐसा होता है, देखो करंट सेम होगा मगर पोटेंशियल डिफरेंस सेम नहीं होगा। पैरेलल में इसका उल्टा है। यहाँ पर देखो, अब अपन पैरेलल की बात करते हैं। देखो पैरेलल का सीन देखो तुम, यहाँ पर पैरेलल है, ठीक है। पैरेलल का क्या है, 1/r। पैरेलल में ऐसा होता है, यहाँ पर करंट डिवाइड होगा, ये है, ये गया, यहाँ पर डिवाइड होते तुमको दिख जाएगा, ये आया, ये यहाँ पर ऐसा है, ये गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर आया, ये प्लस है, ये माइनस है। अब यहाँ पर यदि आप देखोगे, यहाँ पर करंट डिवाइड हुआ, यहाँ पर करंट डिवाइड हुआ, तो इसको क्या बोलोगे, पैरेलल। जहाँ भी करंट डिवाइड होता हुआ तुमको दिखे तो उसको तुम लोग क्या बोल देना, पैरेलल। लेट मी ड्रिंक वाटर। ठीक है, कहीं भी तुमको करंट डिवाइड होता हुआ दिखे तो तुम उसको क्या बोल देना, पैरेलल है। अब आगे देखो, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ तुमको, उसको तो तुमने पैरेलल बोल दिया है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इस केस में क्या होगा, रेसिप्रोकल ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू दी सम। ये दिखा दिया। अब सुनना, इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो एक इंडिविजुअल रेजिस्टेंस कोई भी ले लो उससे तो कम ही होगा। मतलब कि जैसे R1 यहाँ पर क्या है, 2 है और R2 कितना है, 4 है। अब इनको पैरेलल लगा दिया ना तो 4 से भी कम होगा उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और इवन 2 से भी कम होगा। ठीक है, इवन 2 से भी कम होगा। और इसके ऊपर इवन क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, पता कि उससे कम होगा कि नहीं होगा। यहाँ पर देखो, करंट फ्रॉम द सोर्स इज ग्रेटर देन। अब देखो यहाँ पर करंट सेम नहीं होगा, करंट सेम नहीं होगा, क्या सेम होगा, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, उल्टा, क्योंकि मैं ऑलरेडी तुमको बता चुका हूँ। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन हमारी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, बिल्कुल। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कैसा है, सीरीज को यदि यूज़ करोगे तो एक लाइन गई मतलब पूरा का पूरा सर्किट हिल गया, इसलिए यहाँ पर काय का यूज़ करते हैं, पैरेलल के लिए यूज़ करते हैं। तो अलग अलग पावर के हिसाब से हम अलग अलग कनेक्शन वहाँ पर यूज़ करते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर, ये यहाँ पर तुमको पैरेलल दिख रहे हैं, ये पैरेलल करंट डिवाइड हुआ, ये यहाँ पर गया और यहाँ पर डिवाइड हुआ, ये दोनों पैरेलल में, ये दोनों सीरीज में, ये पैरेलल में। अब आगे देखो, अब यहाँ पर एक हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और देखो देखेंगे अपन। उसके पहले अपन इसके क्वेश्चन देख लेते हैं, बढ़िया लेवल के यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं यहाँ पर देखो, क्वेश्चन नंबर तुमको दिखाऊं मैं 166। देखो यहाँ पर तुमसे क्वेश्चन पूछ रखा है 166 वाला क्वेश्चन। क्या बोल रहा है कि 3 रेजिस्टर है, ठीक है, तीनों रेजिस्टर को तुमने पैरेलली कनेक्ट कर रखा है क्लोज्ड इलेक्ट्रिकल सर्किट में। ठीक है, तीनों को पैरेलली कनेक्ट कर रखा है क्लोज्ड इलेक्ट्रिकल सर्किट में। तो टोटल रेजिस्टर क्या होगा,
तो भाई तीनों को पैरेलली कनेक्ट कर रखा है और सबका सेम है, तो 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r ये इज इक्वल टू 1/r डैश हो गया, ठीक है। अब ये 3/r हो जाएगा, तो ये r/3 होगा, मतलब कि 1/3 ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। आंसर ये आ गया। समझ में आया? बहुत ईजी क्वेश्चन था ये, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 160, ये क्या बोल रहा है, 2 इक्वल रेजिस्टर है, पैरेलल में है और 12 वोल्ट की बैटरी है और डीसी करंट कितना फ्लो कर रहा है, 100 मिली एम्पियर। तो आर की वैल्यू कितनी होगी यार? आर की वैल्यू कैसे है, दोनों का निकाल दो, 1/r प्लस 1/r 2/r, मतलब कि r/2। तो इसका पहले तुम रेजिस्टेंस फाइंड कर दो, उसको 2 से डिवाइड कर देना। रेजिस्टेंस कितना फाइंड करोगे, तो 10 मिली एम्पियर मतलब कि 10 -3 मतलब कि 1000 ये हो गया, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। सीधे ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो एम्पियर करंट तुम्हारा कितना आ गया, 1/10 एम्पियर तुम्हारा करंट आ गया और पोटेंशियल डिफरेंस ये आ गया। तो तुम अब करो V इज इक्वल टू IR, R निकालना है तुमको, V/R कर दो। तो V कितना है, 12/1/10, ये तो कितना हो जाएगा, 120 तुम्हारा आ जाएगा। तो 120 को कैसे डिवाइड करना है तुम्हारे को, 2 से डिवाइड कर दो, 60 ओम तुम्हारा आंसर आ जाएगा। समझ में आया? एकदम ईजी है, बस 2 से डिवाइड करना मत भूलना। क्यों? क्योंकि कई लोग क्या करेंगे, कई लोग ऐसा करेंगे कि यहाँ से करंट मिल गया उनको और यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया और उठाकर क्या कर दिया, 120 यहाँ पर आंसर लगा दिया। नहीं भाई नहीं, तुमको 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है, तो ही तुम्हारा आंसर सही आएगा। अब ये तुम्हारा ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। अब यहाँ पर तुम देखो क्वेश्चन नंबर अब 155, ठीक है, 155 क्वेश्चन नंबर देखो, ये 155 क्वेश्चन दिख रहा है। अब इसको कैसे करोगे यार, ये तीनों तुम्हारे काय में है, पैरेलल में है, तो 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 करोगे, यहाँ से तुमको मिलेगा, इसका रेसिप्रोकल कर देना और इसके साथ सम कर देना, यहाँ पर तुम्हारा आंसर आ जाएगा। एकदम ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद यदि टफ होता तो मैं तुमको बताता। यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक कॉपर वायर जिसकी लेंथ R है, लेंथ L है, रेजिस्टेंस R है, यदि रेडियस दूसरे कॉपर वायर की 2R है और लेंथ L/2 है, तो अब बताओ कि रेजिस्टेंस कितना होगा। तो देखो ये वाला मैं तुमको बताता हूँ कि यहाँ पर क्या है, एक L है और R है, तो तुम्हारा रेजिस्टेंस कितना होगा, ρL/A, है ना। इस रेडियस को लिख लो πr², ठीक है। अब ये तो इसका आ गया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर दूसरे का क्या होगा, L कितना है, L तो तुम्हारा L/2 है, तो ये L/2 हो गया। अब ये एरिया की जगह पाई और ये कितना हो गया, 2R का ये कितना कर दो, स्क्वायर कर दो। अब इसको सॉल्व कर दो, ये कितना हो जाएगा, ρL, है ना, और यहाँ पर πr² अलग कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, 4 πr², और यहाँ पर L/2 तो तुम्हारा है, तो यहाँ पर ×2 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, 8 हो जाएगा। तो ये 8 टाइम्स है तुम्हारा 1/8, तो यहाँ पर 1/8 टाइम्स मतलब कि R/8 तुम्हारा डी ऑप्शन सही है। तो ये वाला क्वेश्चन भी मैंने बता दिया, 149। अब यहाँ पर देखो 144 क्वेश्चन, तुम लोग देखो 144 क्वेश्चन। यार ये वाला क्वेश्चन भी क्या है भाई, ये वाले क्वेश्चन में एकदम ईजी है, ये पैरेलल में इन दोनों को सॉल्व करो, ठीक है। देखो मैं करके बता देता हूँ, 1/R प्लस 1/R कितना होगा, 2/R, इसका रेसिप्रोकल कर दो R/2, तो इसका कितना आ गया, R/2। अब ये और ये दोनों सीरीज़ में है, तो R प्लस R/2, है ना, कितना हो गया, 2R प्लस R, 3R/2, है ना। अब ये दोनों का और इसका क्या है, ये दोनों पैरेलल में है, तो कर दो इसको सॉल्व, 1/R प्लस 2/3R, ये आ गया। अब यहाँ पर क्या करो, R को कॉमन ले लो, 1/R को, ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस 2/3, तो 3, ये 3 4 5 5/3, तो बस ये तुम्हारा आंसर आ गया 5/3, और इसका रेसिप्रोकल कर दो 3/5, R तुम्हारा आंसर आ जाएगा, B तुम्हारा करेक्ट आंसर है। समझ में आया? ये तुम्हारा 144 हो गया। अब यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन देखो, 125, ये भी इजीली है भाई, ये भी कर देना 125 तुम लोग, कुछ नहीं, पैरेलल मारना है और क्या। अब यहाँ पर देखो बढ़िया क्वेश्चन, ये मैंने तुमको बताया था, 3 रजिस्टर लगे हुए हैं जिनका मैग्नीट्यूड है 248 और सारे पैरेलल लगे हुए हैं, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा सिस्टम का, एक बात बताओ। मैंने क्या बोला था, पैरेलली यदि लगे हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से कम ही होगा। तो सबसे छोटा वाला क्या है, अब देखो 8 से तो कम होगा, है ना, तो 8 से भी कम होगा, 4 से भी कम होगा, 2 से भी कम होगा, मतलब 2 से कम होगा, <2 इसका करेक्ट आंसर है 124, ठीक है। यहाँ पर आप और देखो 119, ये क्या है, 3 रेजिस्टेंस कंबाइन करके लगाएं, ये भी कर दोगे, बहुत ईजी आंसर है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अब ओपन करते हैं एक क्वेश्चन 169, एक कट वाला क्वेश्चन मैं तुमको बताता हूँ, ठीक है। 169 क्वेश्चन देखो, एक अलग पैटर्न का क्वेश्चन है वो, और अच्छा क्वेश्चन है और जनरली आता रहता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ठीक है। 169 क्वेश्चन दिख रहा है क्या तुमको कहीं? बिल्कुल दिख रहा है सर, ये है ना 169। अब ये क्या बोल रहा है कि सुनना, एक इलेक्ट्रिक वायर है, रेजिस्टेंस 150, उसको 5 इक्वल पीस में कट करा है
है ना, 5 इक्वल पीस में, तो एक का रेजिस्टेंस 5 में कर दिया तो इसको 5 से डिवाइड कर दो, 10 ओम 10 ओम 10 ओम 10 ओम। अब वो क्या बोल रहा है, पैरेलल कनेक्टेड है, अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताओ, तो 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10 ऐसे 5 बार, तो 5/10 हो जाएगा। अब इसको 10/5 कर दो तो ये 2 बार, तो 2 ओम आंसर आ गया। समझ में आया, 169 ये वाला क्वेश्चन हो गया। अब एक और क्वेश्चन इसका आया था, कैसा, क्वेश्चन नंबर 161, ये वाला देखो, है ना, ये क्या कराएगा, 2 पीस में कट कर दिया तो ये 20 20 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 1/10 और प्लस 1/10 कितना हो जाएगा, 2/10 और 10/2 कितना हो जाएगा, 5 इसका आंसर आ जाएगा। तो सारे क्वेश्चन करा दिए मैंने तुमको, सारे के सारे प्रीवियस क्वेश्चन जितने भी इसके ऊपर आ रखे हैं। अब अपन बात करते हैं हीटिंग इफेक्ट की, ठीक है। ये क्या है, कभी भी इलेक्ट्रिक करंट कोई भी कंडक्टर से पास होता है ना, कोई भी हीटिंग मतलब ऐसे कंडक्टर से पास होता है कि जहाँ पर रुकावट ज़्यादा है, जहाँ पर रेजिस्टेंस ज़्यादा है, तो वो जो कंडक्टर है ना वो गर्म हो जाता है और कुछ देर बाद वो हीट प्रोड्यूस करने लगता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब यहाँ पर जो हीटिंग तुम्हारी प्रोड्यूस हो रही है, ये क्या होती है, H = I² RT। इसका मतलब क्या है, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द करंट, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम, है ना। समझ में आया सभी को। तो यहाँ पर देखो तुम लोग, ये सारी चीज़ें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम, और ये इसी को कहा जाता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैं तुमको बता रहा हूँ, एकदम ईजी क्वेश्चन, ठीक है, एकदम ईजी क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन है, 156 क्वेश्चन नंबर देखो, यहीं कहीं है क्वेश्चन नंबर 156, ये है। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन तुम्हारे को, ये क्वेश्चन तुमसे बोल रहा है कि जब कोई भी कॉइल को हीट करोगे ऑफ रेजिस्टेंस आर, तो यहाँ पर टेम्परेचर किसके ऊपर डिपेंड करेगा, जो राइज इन टेम्परेचर है, ठीक है। तो वो हीट की बात कर रहा है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा तो हीट इज इक्वल टू I² RT। तो काई के करंट के ऊपर डिपेंड करेगा, टाइम के ऊपर डिपेंड करेगा, और वोल्टेज के ऊपर करेगा कि नहीं, बिल्कुल करेगा। कैसे करेगा भैया, वहाँ तो था ही नहीं। तो एक बात बताओ मेरे को, सुनना मेरी बात, यहाँ पर इसका जो फॉर्मूला हमने निकाला है, कैसे निकाला है, V = W/Q करा है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वो ये जो वर्क डन को हीट बोलते हैं, तो हीट इज इक्वल टू V × Q कर दिया। तो बस V की जगह उसमें IR डाल दिया, V = IR, Q की जगह IT डाल दिया, तो ये I² RT आ गया। तो कहीं ना कहीं आपने काय का फॉर्मूला यूज़ करा, इसका यूज़ करा, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस भी कहीं ना कहीं इंपैक्ट करेगा, बिल्कुल करेगा भैया। तो ये मतलब वोल्टेज भी करेगा, तो 1 2 3 ये तीनों सही है, ठीक है। इसके बाद इसके ऊपर कौन सा क्वेश्चन पूछा गया, 126 क्वेश्चन पूछा गया, ये वाला देखो क्वेश्चन 126, बस 2 क्वेश्चन पूछे हैं, बाकी आने के चांसेस हैं। अच्छा है, क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनना। एक गिवन कंडक्टर है जिसमें करंट 1 एम्पियर का है, अमाउंट ऑफ हीट कितनी मिल रही है, 2000। अब करंट को क्या कर दिया, डबल कर दिया है, तो कितनी हीट मिलेगी, तो हीट क्या थी, I² RT। अब भाई इसको करंट को डबल कर दिया तो 2I² RT, मतलब कि कितना हो जाएगा, 4I² RT। मतलब इसका मतलब 4 गुना, मतलब 2000 का 4 गुना 8000, ये हो जाएगा। कई लोग डबल करके 4000 कर देते हैं और फंस जाते हैं। इसका आंसर है C, ठीक है। समझ में आया सभी को। तो ये क्या हो गया, हीटिंग तुम्हारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद पावर करेंगे, बढ़िया है। पावर वाला देखो आप लोग क्या है, पावर का सीन अपन करते हैं। पावर के 4 फॉर्मूले याद कर लो। पावर का मतलब क्या है, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी कितनी पर यूनिट टाइम में वो वहाँ पर कंज्यूम हो रही है, मतलब कि पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम, और इसकी SI यूनिट है वॉट, है ना। तो यहाँ पर 1 हॉर्स पावर 746 वॉट के बराबर होता है, याद रखना। 4 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले पावर के याद रखना, कौन कौन से, पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम, मेन फार्मूला, पावर इज इक्वल टू VI, ठीक है। दूसरा फार्मूला, पावर इज इक्वल टू V² अपॉन R, ठीक है। और अब आ जाएगा पावर इज इक्वल टू I² R। ये 4 फॉर्मूले याद कर लो, मज़ा आ जाएगा। और इसका जो किस तरीके से डेरिवेशन है यहाँ पर गिवन है, आप लोग देख लेना। बाकी ये 4 फॉर्मूले याद कर लोगे, मतलब सही रहेगा तुम्हारे लिए, ठीक है। अब अपन इसके क्वेश्चन देखते हैं। पावर के सारे क्वेश्चन यहीं से निकले हुए हैं। पावर का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 173, देखो आप लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 173 कहाँ पर गया, ये है। क्या बोल रहा है कि व्हाट इज़ द करंट रिक्वायर्ड टू लाइट 60 वॉट, मतलब कि पावर तुम्हारे को कितनी दी है, 60 वॉट ऑफ बल्ब, और वोल्ट तुम्हारे को कितना दिया है, 240। तो क्या करोगे, करंट निकालना है, P इज इक्वल टू V अपॉन VI, है ना। VIP वाला फॉर्मूला, VIP लिख दो, VI इज इक्वल टू P, VIP हो गया। अब कितना हो जाएगा, 60/24 कर दो, आपका I आ जाएगा, मतलब P अपॉन V, तो कितना हो जाएगा, 6 चौके 24, 1/4, तो 1/4 0.25 आंसर आ गया। बहुत ईजी, क्या इसमें कोई टाइम लगा आपको? पूरा का पूरा इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म बहुत ही चिंटी टॉपिक है, इसलिए मैं इतना ज़्यादा जोर नहीं दे रहा हूँ, एकदम ईजिली पढ़ा रहा हूँ। और सारे प्रीवियस क्वेश्चन हो रहे हैं, आप देख लो, एकदम पूरा का पूरा कंटेंट से सारी चीज़ें आ रही है।
अब इसके बाद तुम क्वेश्चन नंबर 17 ये वाला देखो, है ना, ये कितना बेकार क्वेश्चन पूछा हुआ है, एकदम इजी। क्या बोल रहा है कि इसमें से कौन सी चीज़ है जो कि पावर को रिप्रेजेंट नहीं करती। आई स्क्वायर आर करता है, बिल्कुल करता है। वी आई करता है। वी स्क्वायर आर करता है, आई आर स्क्वायर नहीं करता है क्योंकि आई स्क्वायर आर करता है। बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसके बाद देखो ये सारे क्वेश्चन हो गए। ये पावर कितने क्वेश्चन आ रखे थे, एक दो और हैं वो तुम कर लोगे। अब एनर्जी कंज्यूम के ऊपर कुछ क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन मैं तुमको करके बताता हूँ और सारा तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी खत्म। यहाँ पर देखो 159 क्वेश्चन तुम्हारे को पूछा हुआ है, बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, क्या पूछ रहा है ये कि द कॉस्ट ऑफ एनर्जी टू ऑपरेट इंडस्ट्रियल रेफ्रिजरेटर इज 5 किलोवाट। ठीक है, 5 किलोवाट है और 10 घंटे के लिए लग रहा है और 30 दिन में चलेगा तो कितनी एनर्जी इसकी लगेगी। ठीक है, तुमको ये बताना है कितनी एनर्जी लगेगी। तो सबसे पहले तुमको एक चीज़ यहाँ पर ध्यान में रखनी है, क्या, सुनो, तुम्हारा पावर क्या होता है, पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। तो वर्क डन को तुम एनर्जी भी लिख सकते हो, बिल्कुल वर्क डन एनर्जी है तुम्हारा। तो इसको यदि एनर्जी लिख दिया तो ये पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम हो जाएगा। पावर को हमेशा किलोवाट में लिखना यहाँ पर, और टाइम को हमेशा काय में लिखना, आर में लिखना। अब पावर तुम्हारी किलोवाट में गिवन है, बिल्कुल गिवन है 5, मल्टीप्लाई बाय टाइम तुम्हारी 10 घंटे पर डे, तो ये कितना 50 दिन का हो गया। अब 30 दिन का चाहिए तो 30 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 5 3 15 या 150। एक दिन का एक यूनिट कितना है तो इसका कितना है 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इसका 4 से कितना हो जाएगा 6 60 6000 आंसर आ गया, 6000 आंसर। समझ में आया सभी को। ये जितने भी एनर्जी वाले क्वेश्चन है इसमें क्या फॉर्मूला लगेगा, E इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई बाय T, मतलब कि पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। तो वर्क डन को तुम एनर्जी लिख देना। एक और क्वेश्चन कराऊँ इसका, चलो देख लो तुम लोग। बहुत ईजी क्वेश्चन है भाई। ठीक है, यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा, देखो आप 99 क्वेश्चन देख लो। यहाँ पर क्या बोल रहा है ये 99 क्वेश्चन, एक हीटर है, इतने वॉट पे रेट करा गया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, अब पावर उसकी कितनी है, इफ़ द हीटर इज़ रेटेड इतना वॉट, इफ़ द पावर इज कॉस्ट 2 रुपये पर किलोवाट आर, तो कॉस्ट उसकी 10 घंटे की कितनी होगी। तो सुनो मेरी बात, 10 घंटे की कितनी होगी, तो पहले तो 1 घंटे की निकालना पड़ेगा आपको, फिर आप 10 घंटे की बता देना कितनी होगी। तो किलोवाट आवर में आपको निकालना है, तो पावर इज इक्वल टू कितना होता है, वर्क डन अपॉन टाइम। तो पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम करना है, पावर किलोवाट में लेना है, तो क्या करो 1500 का 1000 से डिवाइड कर दो, और कितने घंटे की चाहिए आपको, 10 घंटे की चाहिए, तो 10 से डिवाइड कर दो। टाइम को आर में ही लेना है क्योंकि किलोवाट आवर इज़ द यूनिट ऑफ वो। तो ये 10 से 10 कैंसिल हो गया तो 15 आ गया। अब 15 का मल्टीप्लाई कैसे करना है, 2 से कर दो तो 30 आंसर। देखो 15 आया, कई लोग क्या करेंगे उसको कॉस्ट बताना है, हमको ये नहीं बताना है एनर्जी कितनी है। कई लोग 15 लगा देंगे, नहीं तो 15 नहीं 2 से मल्टीप्लाई करो भाई, कितना पैसा लगा वो बताना है, तो 30 तुम्हारा आंसर होगा। समझ में आया। इसमें बस एक ही फॉर्मूला यूज़ होता है, पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। इसको एनर्जी लेट कर लो और बस पावर काई के फॉर्म में डाल दो, किलोवाट के फॉर्म में, और टाइम डाल दो आर के टाइम में। ठीक है, तो यहाँ पर तुम्हारा पूरा का पूरा जो इलेक्ट्रिसिटी है खत्म। ठीक है, अब अपन बढ़ते हैं मैग्नेटिज्म के ऊपर। मैग्नेटिज्म ज़्यादा बड़ा नहीं है, जल्दी से खत्म करेंगे। देखो मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या है, एक ऐसी फील्ड जिसके अराउंड मैग्नेटिक का जो एक्सपीरियंस है वो तुम इफेक्ट को एक्सपीरियंस कर सकते हो। ये वेक्टर क्वांटिटी और कैसे डिनोट करोगे, बी से डिनोट करोगे। ऐसा यूनिट इसकी टेस्ला है और सबसे छोटी यूनिट इसकी गॉस है। ठीक है, यहाँ पर यदि आप देखोगे, यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है इसको कैसे डिनोट करते हैं, या फिर तुम सीधा फोर्स करो। यहाँ पर यदि 2 चार्जेस आते हैं तो उनके बीच में जो फोर्स लगता है मैग्नेटिक फील्ड का, तो ये क्या हो जाएगा, वी क्यू वी साइन थीटा, वी क्यू वी साइन थीटा, और ये तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कोई भी चार्ज आता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, देखो इफ एनी चार्ज इज मूविंग इन बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, उसके ऊपर एक फोर्स लगेगा जिसको लॉरेंस फोर्स कहा जाता है, जो कि इन दोनों के बराबर है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के सम के बराबर है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, ये छोड़ो थोड़ी देर के लिए, अब तुम सीधे आओ यहाँ पर। ठीक है, बढ़िया एकदम, अपन सीधा एकदम पॉइंट के ऊपर आते हैं जो एक्चुअली में एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, ऐसी इमेजिनरी लाइन जो कि रिप्रेजेंट करती है मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ मैग्नेट। ठीक है, अब यहाँ पर तुमने देखा होगा ये निकल रही हैं, यहाँ से निकली नॉर्थ से साउथ में गई, ये यहाँ से निकली, यहाँ से निकली, यहाँ से निकली, यहाँ से। तो इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। ये क्या है कि ये हमेशा नॉर्थ पोल से निकलेंगी और हमेशा साउथ पोल में जाकर एंड हो जाएंगी। ये जो लाइन्स है बहुत ही क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस कर्व है, आपने देखा होगा पास में और क्लोज हैं। पोल्स के पास काफ़ी ज़्यादा हैं, एक क्राउडेड हैं, इसलिए ये बताती हैं कि यहाँ पर इनकी मैग्नेटिक फील्ड है स्ट्रॉन्ग है। और जब पोल से दूर जाएंगी ये कैसी हो जाएंगी, दूर हो जाएंगी, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कैसी, वीक है। ठीक है, यहाँ पर फील्ड लाइंस की बात करेंगे, कभी भी ये इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। क्यों? क्योंकि यदि इंटरसेक्ट करेंगी इसका मतलब क्या है, 2 डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड के, तो गलत है भाई, एक ही डायरेक्शन है नॉर्थ से साउथ, जो कि इम्पॉसिबल है। भैया आपने डायरेक्शन का बात करा है तो एक बार जरा बता दो इसका डायरेक्शन क्या है। देखो आउट ऑफ द बार मैग्नेट, यदि बार मैग्नेट के बाहर की बात करोगे, है ना, बाहर,
तो इसका डायरेक्शन है नॉर्थ टू साउथ, ठीक है, बाहर। मगर इनसाइड यदि आप बात करोगे तो इसका क्या है, साउथ से नॉर्थ। आप देखो, है ना, यहाँ पर साउथ से नॉर्थ जा रहा है और बाहर नॉर्थ से साउथ। समझ में आया? बिल्कुल आ गया। अब आगे बढ़ो। यहाँ पर देखो ये कॉइल है, इसके बारे में बात करेंगे। अब अपन मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड देखो, पहली बात तो इलेक्ट्रिसिटी इज ऑल अबाउट मैग्नेटिक, ये दोनों रिलेटेड है। कहीं पर भी इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हुआ तो इसका मतलब है वहां पर मैग्नेटिक फील्ड होगी, ठीक है। पानी पीने दो मेरे को। भाई तुम लोगों से भी बोलता हूँ बॉटल वगैरह लेकर बैठा करो, पानी हाइड्रेटेड रहा करो, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात करते हैं, है ना। यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक करंट है, वो क्या जनरेट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड उसके अराउंड जनरेट करेगा। अब मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट कंडक्टर में होती है, सर्कुलर लूप में होती है, सोलेनोइड में होती है। स्ट्रेट कंडक्टर का क्या सीन है अपन वो देखते हैं। यहाँ पर देखो, स्ट्रेट कंडक्टर का ऐसा सीन है, स्ट्रेट कंडक्टर में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है अराउंड अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर, ये कंसेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में होंगी। ऐसे कैसे, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, जिसकी रेडियस हमेशा बढ़ते जाती है, इसको बोलते हैं कंसेंट्रिक सर्कल। अब यहाँ पर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड काय के ऊपर डिपेंड करेगी, जितना ज़्यादा करंट फ्लो करोगे उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड रहेगी। और इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, मतलब रेडियस फ्रॉम हियर। ये देखो, इतना हुआ, इतना हुआ, इतना हुआ, मतलब डिस्टेंस बढ़ाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड कम होगी। मतलब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगी और यहाँ पर कम होगी। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस दूर है। इसके बाद यदि आप बात करोगे डायरेक्शन इसका कैसे निकालोगे, मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल, मतलब कि जैसे थम्स अप बताते हो ना, ऐसे करके, ऐसे करके। तो अब यहां से देखना, यदि ये चीज, ध्यान से सुनना, यदि ये चीज क्लॉकवाइज है, ठीक है, ये चीज यदि ये चीज तुम्हारी कैसी है, क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है ना, क्लॉकवाइज है तो कैसा होगा, ये तुम्हारा अपवर्ड मूवमेंट होगा, काय का, तुम्हारा करंट का। तो ये देखो मैक्सवेल का अपन काय से जितने भी रूल हैं, रूल में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है, मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ। देखो रूल की मैं तुमको ट्रिक बता दे रहा हूँ, बात खत्म। रूल हमेशा शुरू होंगे राइट से, ठीक है। पहले राइट स्टडी करेंगे, फिर लेफ्ट स्टडी करेंगे, फिर राइट स्टडी करेंगे। राइट काय का स्टडी करेंगे, मैक्सवेल का, ठीक है। लेफ्ट काय का स्टडी करेंगे, फ्लेमिंग भाई का, और राइट भी फ्लेमिंग भाई का स्टडी करेंगे। तो ये जो है ये काय के बारे में बताता है, ये बताता है आपको डायरेक्शन ऑफ द करंट, ठीक है। क्लॉकवाइज होगा तो अपवर्ड डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज होगा तो डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। अब आगे देखो, मैग्नेटिक फील्ड इन अ सर्कुलर लूप, ठीक है। सर्कुलर लूप में क्या कहानी होती है, सर्कुलर लूप में ऐसा होता है भाई कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड होती है ना, यहाँ पर कंसेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में होती है, यहाँ पर भी। बट द थिंग इज दैट कि एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम यहाँ पर मतलब करंट कैरिंग लूप होता है, और उस लूप से, अब ये लूप का मतलब पता क्या होता है, अब जैसे ये वायर है, इसको मैंने ऐसे करके मोड़ दिया तो यहाँ पर ये एक लूप है। अब इससे जितना ज़्यादा तुम दूर जाओगे ना, ये लाइन कैसी हो जाएगी, सेंटर पे बनती जाएगी। पहले कैसी थी, ऐसी थी, फिर ऐसी हुई, फिर ऐसे स्ट्रेट हो गई। तो समझ में आ रहा है तुमको, वो आगे जितना दूर जाओगे वो उतना ज़्यादा क्या हो जाएगी, स्ट्रेट बनते जाएगी। जैसे जैसे व्हेन वी रीच द सेंटर ऑफ द लूप फील्ड अपीयर्स बिकम टू बी स्ट्रेट लाइन। तो सेम है, यहाँ पर क्या करो, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दो, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी। आप यहाँ पर क्या कर दो, करंट बढ़ा दो, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इतनी चीज़ें तुमको क्लियर हो गई। यहाँ पर अपन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं इसके उठाकर, ठीक है, सारे करा दूंगा। यहाँ पर पहला क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन देखो 157, यहाँ पर मैंने पहले से ही लिख कर रखे थे, ठीक है। क्वेश्चन 157 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इसमें से कौन सी चीज़ सही नहीं है। तो मैग्नेटिक फील्ड इज अ क्वांटिटी जिसके पास डायरेक्शन मैग्नीट्यूड बिल्कुल होता है। मैंने बताया था मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज कर बिल्कुल हैं, क्या ओपन होंगे, नहीं होंगे, सी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है, सी आपका करेक्ट ऑप्शन। इसके बाद कौन सा, एकदम इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। अब देखो 147, यहाँ पर 147 क्वेश्चन देखो, ठीक है। यहाँ पर क्या बोल रहा है 147, यहाँ पर बोल रहा है एक सर्कुलर कॉइल है, रेडियस आर, जिसके n नंबर ऑफ टर्न्स है, ठीक है। अब मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर, जो इसका मैग्नेटिक इंडक्शन है, मैग्नेटिक जो एक्चुअली में ये है वो कितना है, 0.1 टेस्ला है। अब यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स डबल करें तो एक बात बताऊँ, यदि सिर्फ इतना गिवन होता ना तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दे। तो मैंने क्या बोला था, मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स। यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करा, यहाँ भी 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, मगर साथ में यहाँ पर क्या बोल रहा है कि रेडियस को हाफ कर दिया, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। ये याद रखो, B इज U0 NI/2R, बस ये याद रखो। अब यहाँ पर तुमने इसको डबल करा है, ठीक है, यहाँ पर तुमने क्या करा है, इसको डबल करा है, और रेडियस को क्या कर दिया, यहाँ पर R/2 कर दिया है। तो ये ऊपर जाके 4 हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, 2 × 2 4 हो जाएगा, तो इसका 4 टाइम्स कर दो तो 0.4 टेस्ला आंसर आ गया। है कि नहीं ईजी, बस ये फॉर्मूला याद कर लो, काम खत्म, NI/2R, ठीक है। अब इसके बाद देखो, अब ये 11 से है तो मैंने तुमको डायरेक्टली चीज़ें बता दी कि भाई ये 11 से है, ये वाली चीज़ कर लो। अब इसके बाद देखो तुम कौन सा क्वेश्चन, 147 तो हो गया। इसके बाद तुम देखो 130
142 देख लो, ये क्या बोल रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ अ करंट कैरिंग वायर एट अ पर्टिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सेस ऑफ द वायर। मतलब कि जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है करंट कैरिंग वायर की एट अ पर्टिकुलर डिस्टेंस, एट अ पर्टिकुलर, अब खुद ही डिस्टेंस की बात कर रहा है एक्सेस से, तो क्या रेडियस के ऊपर डिपेंड करेगी? यही डिस्टेंस के बारे में बात करती है तो ये तो होगा नहीं, टेम्परेचर भी नहीं हो, करंट के ऊपर। मैंने क्या बताया था, मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। जितना ज़्यादा करंट होगा, मैंने बोला था ना बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, करंट बढ़ा दो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी। ठीक है, इसके बाद और कौन सा क्वेश्चन आया है यहाँ पर, ये भी हो गया बस। ठीक है, अब देखो अपन आते हैं सोलेनॉइड के ऊपर। ठीक है, सोलेनॉइड के ऊपर बात करते हैं। सोलेनॉइड क्या चीज़ है? सोलेनॉइड ऐसी चीज़ है, सोलेनॉइड इज डिफाइंड एज अ कॉइल, एक ऐसी कॉइल है जिसमें लार्ज नंबर ऑफ सर्कुलर टर्न्स है इंसुलेटेड कॉपर वायर के ऊपर। कॉपर वायर के ऊपर ये देखो, इंसुलेटेड कॉपर वायर के बहुत ज़्यादा टर्न्स हैं, ये बहुत ही ज़्यादा क्लोजली रैप करे जाते हैं सिलेंडर फॉर्म में। और फील्ड लाइन यदि आप देखोगे ना काई के सोलेनॉइड के अराउंड, ऐसा लगेगा कि ये फील्ड लाइन काई की है बार मैग्नेट की। तो ऐसा होता है कि ये जो तुम्हारा सोलेनॉइड है इट बिहेव्स लाइक अ बार मैग्नेट, इसलिए सोलेनॉइड का क्या है, जैसे नॉर्थ पोल और साउथ पोल है ऐसा माना जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो फील्ड लाइंस इनसाइड द सोलेनॉइड, सोलेनॉइड के अंदर ये पैरेलल है एक दूसरे के। यहाँ पर देखो, तो कभी भी कोई भी पूछे बार मैग्नेट के अंदर जो तुम्हारे लाइंस है फील्ड लाइन क्या होती है, पैरेलल है। ये देखो ये पैरेलल है एक दूसरे के, और दैट मीन्स इसका मतलब ये है कि जो स्ट्रेंथ है सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड की वो हर पॉइंट पर सेम है सोलेनॉइड के अंदर। ठीक है, सोलेनॉइड के अंदर हर टाइम पर सेम है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, यहाँ पर अपन ने, यहाँ पर देखो आप, पहले अपन लूप के बारे में बात करते हैं कि लूप में याद रखना मेरी बात है ना, एंटी क्लॉकवाइज जहाँ पर भी करंट जो है तुम्हारा, जो तुम्हारी मतलब करंट कभी भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, तो ये एंटी क्लॉकवाइज में एन आया तो एन से क्या हो जाएगा, नॉर्थ पोल। वहाँ पर कौन सा डायरेक्शन है, नॉर्थ पोल। मतलब जहाँ पर भी एंटी क्लॉकवाइज है वहाँ पर नॉर्थ पोल का डायरेक्शन आ गया, और जहाँ पर भी फिर क्लॉकवाइज होगा वहाँ पर कौन सा डायरेक्शन हो जाएगा, साउथ पोल। वहाँ पर कौन सा, साउथ पोल। समझ में आया? बिल्कुल समझ में, ट्रिक है ये, याद कर लो, एन से नॉर्थ पोल, ये लूप में आपको बताना है इसलिए। ठीक है, अब इलेक्ट्रोमैग्नेट, अब यहाँ पर इसके सोलेनॉइड के अपन क्वेश्चन देखेंगे, मगर उसके पहले ये देख लो इलेक्ट्रोमैग्नेट का मतलब पता क्या होता है, मतलब कि एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना पड़ता है जब आपको सोलेनॉइड के अंदर, कुछ मत करो आप सॉफ्ट आयरन ओर को काहे के अंदर रख दो, उसी के अंदर रख दो। देखो जनरली क्या होता है, जब एक सॉफ्ट आयरन ओर को सोलेनॉइड के अंदर रख दिया जाता है तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। ठीक है, इसको कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। मगर ये इलेक्ट्रोमैग्नेट तब तक रहेगी तब तक करंट फ्लो करेगा, जैसे ही आपने करंट फ्लो करना बंद कर दिया ये मैग्नेट नहीं रहेगी। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक बेल, मोटर, ये सारी चीज़ें इलेक्ट्रोमैग्नेट के एग्जांपल हैं। अब आपने करंट कैरिंग कंडक्टर स्टेट वायर पढ़ा, ठीक है, तो यदि आप करंट कैरिंग कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो वो डेफिनेटली एक फोर्स एक्सर्ट करेगा। देखो ये एक मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, यहाँ पर एक वायर है, अब ये वायर में क्या है, करंट है, इस वायर में करंट है, और ये तुम्हारा वायर है, और यहाँ पर ये तुम्हारी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ पर तुमने उसको रख दिया, पैरेलल नहीं रखा है, मतलब ऐसा टेढ़ा रख दिया है, तो पक्की बात है ये फोर्स एक्सर्ट करेगा। अब ये फोर्स कैसा करेगा बताओ, 3 फिंगर होंगी यहाँ पर, कैसी, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर कर लेना। अब ये जो फोर्स है, दिस फोर्स इज ड्यू टू द इंटरेक्शन बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय द कंडक्टर एंड द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। एक तो मैग्नेटिक फील्ड कौन प्रोड्यूस करेगा, ये कंडक्टर। मैंने आपको एक बात क्या बताई थी, कोई भी वायर है यदि उसमें करंट है तो उस पर्टिकुलर वायर में तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड भी है। ठीक है, अब एक तो मैग्नेटिक फील्ड ये है, अब जिस मैग्नेटिक फील्ड में तुमने रखा वो मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है और ये इंटरनल है, इन दोनों के इंटरैक्शन की वजह से यहाँ पर फोर्स आएगा, और ये फोर्स के ऊपर डिपेंड करता है, करंट के डायरेक्शन पर और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। ठीक है, और फोर्स मैक्सिमम कब होगा, याद रखना ये क्वेश्चन आता है, मैक्सिमम कब होगा, जब एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, और जब पैरेलल होंगे बिल्कुल भी फोर्स नहीं होगा। यदि तुम यही वायर को पैरेलल रख दोगे ना तो वो बिल्कुल मूव नहीं करेगा, मगर परपेंडिकुलर रखोगे तो बहुत ज़्यादा मूव करेगा। अब सुनो, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या बोलता है, थंब जो होगा तुम्हारा फोर्स होगा, 4 फिंगर तुम्हारी ये होगी मैग्नेटिक फील्ड, और मिडिल फिंगर सी होगा, तीनों को एक दूसरे का परपेंडिकुलर कर लो, जहां भी आएगा तुम्हारा फोर्स आंसर आ जाएगा। समझ में आया? अब यहाँ पर इसके क्वेश्चन कर लेते हैं अपन। क्वेश्चन आ रखा है यहाँ पर, उठाओ तुम क्वेश्चन 151, क्वेश्चन नंबर ये है 151। क्या बोल रहा है कि द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इन अ सोलेनॉइड डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ टर्न्स। बिल्कुल सही बात है, नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर डिपेंड करेगा, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न उतने अच्छा सोलेनॉइड। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इन अ सोलेनॉइड डिपेंड्स अपॉन करंट फ्लोइंग। बिल्कुल करंट के ऊपर डिपेंड करता है। क्या डायमीटर के ऊपर, बिल्कुल डायमीटर का तो जिक्र ही नहीं करा, तो 1 और 2 के ऊपर करेगा। ठीक है, एकदम ईजी क्वेश्चन है। इसके बाद तुम देखो क्वेश्चन नंबर 147 वाला, ये मैंने करा दिया 147 ऑलरेडी। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 139।
क्वेश्चन नंबर 139 क्या बोल रहा है कि हाँ देखो, व्हाट इज द नेट फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ बार मैग्नेट प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेट। सुनो, कभी भी बोलेगा ना यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मतलब कि पैरेलल ही रखा है, कभी भी पैरेलल ही रखा है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बोला तो पैरेलल ही रखा है, उसमें चेंज लेकर आएगा तभी वो मूव होगा, मतलब कि उसमें क्या होगा, जीरो फोर्स होगा। ठीक है, पैरेलल ही रखा है। इसके बाद देखो तुम कौन सा क्वेश्चन नंबर 130 देखो। क्वेश्चन नंबर 130 क्या बोल रहा है, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट इज करेक्ट है विद रिगार्ड टू इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर। ठीक है, नहीं ये तो 130 निकालो यार। ये इन अ सोलेनॉइड के क्वेश्चन कर रहे थे ना, द करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर इज आई और नंबर ऑफ टर्न्स कितने एन है और बी इसकी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। अब उसने नंबर ऑफ टर्न्स 2n कर दी है, तो भाई नंबर ऑफ टर्न्स तूने डबल करे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड भी डबल हो जाएगी। समझ में आया, बस यहाँ पर हो गया तुम्हारा। अब यहाँ पर देखो, अब तुम क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर कौन सा 167, ये देखो ये क्या बोल रहा है कि इमेजिन अ करंट कैरिंग स्टेट कंडक्टर। ठीक है, एक करंट कैरिंग स्टेट कंडक्टर है विद मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, देन डायरेक्शन ऑफ द करंट क्या होगा। तो सुनो, मैग्नेटिक फील्ड्स का लाइन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। क्या यहाँ पर फोर्स बताना है, नहीं। तो यहाँ पर काय की बात करेंगे हम लोग, फर्स्ट पहला वाला तो राइट हैंड से शुरू करा था, लाइट तो लेफ्ट वाले काट दो। अब यहाँ पर क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज है। अब यदि ये एंटी क्लॉकवाइज है तो कौन से डायरेक्शन में होगा, एंटी क्लॉकवाइज तुम्हारे ऊपर वाले डायरेक्शन में होगा। समझ में आ रहा है, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, यदि डायरेक्टली ऐसा होता तो एंटी क्लॉकवाइज है तो अपवर्ड डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज अपवर्ड, सी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, अब ये तुम्हारा हो गया फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड करेंगे अब अपन। ठीक है, राइट हैंड तो तुम्हारा होगा लेफ्ट हैंड कौन सा वाला, जो अभी तुमको मैंने बताया था, लेफ्ट हैंड वाला रूल स्ट्रेट कंडक्टर के लिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन देखो 158 वाला, एकदम रूल के ही ऊपर पूछा है क्वेश्चन, ये वाला देखो क्वेश्चन नंबर 148 क्या बोल रहा है पता। ये क्वेश्चन बहुत कुछ सिखा के जाएगा तुमको, क्या कि फोटॉन्स का डायरेक्शन, प्रोटॉन का जो डायरेक्शन होगा ना वही काय का डायरेक्शन होगा, करंट का। मगर इसकी जगह यहाँ पर ऐसा डायरेक्शन बोलता ना तो ये काय का, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन है, ये इलेक्ट्रॉन का। क्यों, क्योंकि करंट का और इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन दोनों का ऑपोजिट होता है। उसी तरीके से करंट को हम लोग प्रोटॉन कई बार बोलते हैं। ठीक है, इन दोनों का हम लोग ऑपोजिट मानते हैं। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनो, यहाँ पर प्रोटॉन का डायरेक्शन तुमको किधर दिया है, ऊपर, और मैग्नेटिक फील्ड का इधर दिया है। तो तुम क्या करो, यहाँ पर अब वो क्या बोल रहा है कि डायरेक्शन ऑफ द फोर्स कहाँ पर है। अब फोर्स है तो तुम्हारा कौन सा होगा, लेफ्ट हैंड रूल लगाओ। अब प्रोटॉन कहाँ पर लगाओ, अब सबसे पहले प्रोटॉन मतलब करंट, मतलब तुम्हारी कौन सी, मिडिल फिंगर। अब मिडिल फिंगर को उधर के डायरेक्शन में रखो। अब उधर हो गई मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में, इधर वाले डायरेक्शन में। तो फोर्स तुम्हारा कहाँ लगेगा, इनटू द पेज, बस इनटू द पेज, डी आंसर करेक्ट है। ठीक है, तुम खुद से बनाओगे तुमको समझ में आ जाएगा। ये ऐसा जा रहा था, एक इधर और तुम्हारा थंब नीचे। ठीक है, तो यहाँ पर इनटू द पेज। ठीक है, इसके बाद एक 92 वाला है, वो तो कर लोगे, इजी वाला है बाकी क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद जनरेटर के ऊपर क्वेश्चन आया 168 वाला क्वेश्चन, देखो तुम सीधे। ठीक है, जनरेटर के ऊपर क्वेश्चन आ रखा है, क्या बोल रहा है यहाँ पर, ये यहाँ पर क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है कि द डिवाइस यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट। कौन सी डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करने में हेल्प करती है। प्रोड्यूस करना, लोग क्या लगा देंगे, एमीटर। भाई ये तो डिटेक्ट करती है, जनरेटर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसके बाद उसने एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ है। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बचे, बस थोड़े बहुत और बचे हैं। 106 यहाँ पर ये क्वेश्चन क्या है, देखो यहाँ पर मैंने तुमको एक चीज़ देखो, इंडक्टेंस की एसआई यूनिट है हेनरी। ठीक है, इस इंडक्शन की एसआई यूनिट है हेनरी। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर पता क्या करता है, वोल्टेज को इंक्रीज करता है। स्टेप अप करना मतलब इंक्रीज करना, मतलब वोल्टेज को इंक्रीज करना। ठीक है, इसके आगे देखो कौन सा क्वेश्चन है, 106 क्वेश्चन तुम्हारा। यहाँ पर देखो 106, ये क्वेश्चन है 106। अब पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन देख लेते हैं कि होता क्या है। ठीक है, यहाँ पर मैं तुमको बता देता हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये वाला, ये रीड कर लेना खुद, है ना, पावर और मोटर। इसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन देखो तुम लोग। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब क्या है, एक ऐसा करंट, ठीक है, एक इलेक्ट्रिक करंट। अब देखो स्टार्टिंग में हम लोग क्या कर रहे थे, करंट था, इस करंट से हम लोग क्या बना रहे थे, इस करंट से बना रहे थे मैग्नेटिक फील्ड। अब बनाएंगे मैग्नेटिक फील्ड से करंट। सो एन इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस इन अ क्लोज सर्किट बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। मतलब कि अब मैग्नेटिक फील्ड में तुम लोग चेंज लाओगे जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा। इसको कहा जाता है इंड्यूस करंट। इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। माइकल फैराडे ने दिया था। और यदि तुमको इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन बताना है तो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। अब भैया इसमें क्या चेंज होगा, बस जो तुम्हारी मिडिल फिंगर
जो करंट ले रखा था यहाँ पर क्या कर देना, उसको इंड्यूस करंट कर देना, ठीक है। और कहीं पर भी इंड्यूस्ड है, समझ जाना, राइट हैंड। तो अब तुम कैसे करोगे भाई, देखो, या तो कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के पास ले जाओ, ठीक है, या तो क्या करो, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर दो कॉइल के अराउंड। तो क्या करा तुमने, मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहे हो जिसकी वजह से करंट मिलेगा। अब यदि देखो स्टेशनरी में होगा तो कुछ नहीं होगा, मैंने हमेशा बोला है मूवमेंट होगा तो ही यहाँ पर चेंज आएगा, बिना मूवमेंट के चीज़ें नहीं होंगी। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 106, ठीक है, क्या बोल रहा है, द फिनोमेना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इम्प्लाइज अ पीरियड ऑफ इंड्यूस्ड रेजिस्टेंस, नहीं, करंट इन अ कॉइल व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज, है ना। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगी, नहीं, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी। जब मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आता है टाइम के साथ, जो तब तुम्हारा इंड्यूस्ड करंट जनरेट होता है, इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं, ठीक है। अब एक तुमको फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल भी बता देता हूँ, चलो ये लो, ये भी देख लो। क्वेश्चन नंबर 175 देखो, सारे क्वेश्चन करा दिए बेटा, ठीक है, कोई नहीं कराता। 175 देखो क्या बोल रहा है कि अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, यदि 4 फिंगर जो तुम्हारी है वो क्या डिटेक्ट कर रही है, ये थम तुम्हारे को डायरेक्शन कर रहा है, तो जो मिडिल फिंगर क्या करेगी, इंड्यूस्ड करंट। और क्या, बस फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल आया, मतलब कि मिडिल फिंगर आई मतलब इंड्यूस्ड करंट, बात खत्म, ठीक है, खेल खत्म। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा हुआ है एसी के ऊपर, तो पहले तुम थोड़ा सा देख लो एसी डीसी की कहानी, यहाँ पर थोड़ा मैं तुमको बता दे रहा हूँ, ठीक है। मैग्नेटिज्म में यहाँ पर देखो डीसी करंट में डायरेक्शन सेम होता है, मैग्नीट्यूड भी तुम्हारा कांस्टेंट होगा, ठीक है। ड्राइसोलर बैटरी अल्टरनेट करंट की कहानी पता क्या है, यहाँ पर टाइम के साथ साथ मैग्नीट्यूड चेंज करेगा, डायरेक्शन हमेशा रिवर्स करेगा। ये कहाँ पर होता है, जनरेटर में, ठीक है, जनरेटर में ऐसा होता है। अब इंडिया यहाँ पर इसकी एसी की बात करोगे तो 1 सेकंड में कितना नंबर ऑफ साइकिल यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है एसी के द्वारा, ये उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। इंडिया में 50 हर्ट्ज है, क्वेश्चन आया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी रिसेंटली। और यहाँ पर जो एसी है ये यहाँ पर कितना 1/100 सेकंड में अपना टाइम चेंज करेगा, 1/100 सेकंड और 50 हर्ट्ज, ठीक है। समझ में आया सभी को, बिल्कुल आ गया। अब यहाँ पर वायर और देख लो, फिर खत्म, कहानी खत्म एकदम। रेड कलर का वायर लाइव वायर है जिसमें 220 वोल्ट का पोटेंशियल होता है और 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होती है। ब्लैक कलर का जो वायर है ये न्यूट्रल वायर है जिसमें 0 पोटेंशियल है और फ्रीक्वेंसी की तो बात ही नहीं होगी इसमें। ये जो वायर हैं इलेक्ट्रिक मीटर से पास होते हैं मेन फ्यूज से और एकदम निकलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक अर्थ वायर भी यूज़ होता है कोई भी रिस्क और इलेक्ट्रिकल शॉक को अवॉइड करने के लिए, जो कि ग्रीन कवर में होता है। ऊपर वाला जो होता है ना ये नीचे अर्थ में चला जाता है। अब यहाँ पर कुछ डिफेक्ट के बारे में बात करते हैं। देखो इन रिस्क को यदि तुमको अवॉइड करना है ताकि तुम्हारा इलेक्ट्रिकल शॉक ना लगे, इसलिए अर्थ वायर बनाया जाता है। फ्यूज़ की बात करें तो ये एक सेफ्टी डिवाइस है, टिन और लेड से बनती है। टिन कितना 63, लेड कितना 33। लो मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका। क्यों लो मेल्टिंग पॉइंट है, सुनो मेरी बात। ये फ्यूज़ है, ठीक है भैया, यहाँ से 2 वायर निकले, ये वायर निकला है तुम्हारा, ठीक है। अब ये मेन लाइन जो तुम्हारी निकली है इसका करंट तुमको फ्लो कराना है, ठीक है। जब इसमें से हाई करंट फ्लो होने लगेगा तो ये वायर क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा और ख़त्म हो जाएगा। अब मेल्ट हुआ तो यहाँ पर करंट फ्लो करना बंद कर देगा और वहाँ पर सर्किट क्लोज। अब यहाँ पर यदि इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई हो गया तो भाई ये तो देर में मेल्ट करेगा, इसलिए इसका लो होता है। ये ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किट दोनों को प्रिवेंट करता है फ्यूज़, याद रखना, ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किट दोनों को। शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या होता है पता, एक तुम्हारा क्या होता है लाल वाला लाइव वायर, ये लाइव वायर है, और एक तुम्हारा ब्लैक वाला क्या, न्यूट्रल वायर। जब दोनों एक दूसरे का कांटेक्ट में आता है ना तो तुम्हारा जो रेजिस्टेंस हो जाता है वो एकदम जीरो हो जाता है। अब रेजिस्टेंस जीरो हुआ तो करंट बहुत ज़्यादा फ्लो करने लगता है जिसकी वजह से आग भी लग जाती है। ओवरलोडिंग क्या होती है, जब बहुत सारे अप्लाइंसेस एक ही टाइम पर यूज़ कर रहा है जिससे क्या होगा, जोर पड़ेगा तुम्हारे सर्किट के ऊपर, इससे आग लग सकती है, ओवरलोडिंग होगी। अब इसके तुम देखो क्वेश्चन, पूरे क्वेश्चन मैं तुमको करा देता हूँ, ठीक है। वायर के ऊपर तुम्हारा क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन पूछा है तुम्हारा 145 वाला क्वेश्चन। कहाँ पर है 145, ये क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, ये वाला क्वेश्चन देखो, क्लियरली तुमको विजिबल है, क्लियरली देखो यहाँ पर रेड, यहाँ पर कौन सा सही है ना, तीनों अंतर में रेड वाला सही है लाइव वायर, ग्रीन वाला न्यूट्रल गलत, रेड वाला न्यूट्रल, ग्रीन वाला ग्राउंड, ब्लैक वाला लाइव वायर गलत। रेड वाला न्यूट्रल थोड़ी है ना, रेड वाला तो लाइव वायर है, ग्रीन वाला ग्राउंड है और ब्लैक न्यूट्रल, ये वाला सही है। सी आंसर इज करेक्ट, ठीक है। ये मतलब वायर के कलर के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब यहाँ पर फ्यूज़ के ऊपर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं भाई, ठीक है। यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 152 देख लो, ठीक है। क्या बोल रहा है, फ्यूज़ वायर का क्या होना चाहिए, फ्यूज़ वायर इंसुलेटर होगा तो भाई करंट फ्लो थोड़ा ना करेगा, कंडक्टर होना चाहिए और लो मेल्टिंग पॉइंट होगा। हाई होगा तो उसमें से मेल्ट ही नहीं करेगा भाई, देरी हो जाएगी। अब 152 के बाद तुम देखो क्वेश्चन नंबर 105, ठीक है।
यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 105, अ फ्यूज इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, क्यों यूज़ करा जाता है? ब्रेक द सर्किट व्हेन एक्सेसिव करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट। बिल्कुल सही है, जब ज़्यादा करंट फ्लो करेगा ताकि ओवरलोडिंग ना हो, शॉर्ट सर्किट ना हो, इसलिए वो सर्किट ही ब्रेक कर देता है। इसके बाद एक और क्वेश्चन पूछा है फ्यूज़ के ऊपर। फ्यूज़ भाई फेवरेट टॉपिक है। मेटल यूज टू मेक वायर्स ऑफ फॉर सेफ्टी यूजेस मस्ट बी। इनका क्या होना चाहिए? मतलब कि जो सेफ्टी के लिए यूज़ हो रहे हैं जो वायर होते हैं फ्यूजेस का, उनका क्या होना चाहिए? रेजिस्टिविटी क्या होनी चाहिए? लो होना चाहिए। और मेल्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए? लो रेजिस्टिविटी, लो मेल्टिंग पॉइंट। समझ में आया? तो ये आंसर सही है। तो 91 ये भी हो गया सही। अब यहाँ पर कुछ डिफेक्ट के ऊपर भी क्वेश्चन देख लो, सब देख लो तुम, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 102 देखो तुम, यहाँ पर क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 102 क्लियरली देखो तुम। यहाँ पर बोल रहा है शॉर्ट सर्किट के टाइम पर जो करंट फ्लो करता है इलेक्ट्रिकल सर्किट में, एकदम इंस्टेंटेनियसली, एकदम खतरनाक इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, ये वाला भी हो गया। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है आखिरी वाला, देख लो तुम, क्या है? 162। ठीक है, यहाँ पर 162 क्वेश्चन है ये वाला। क्या बोल रहा है? शॉर्ट सर्किट के टाइम पर जो करंट है वो क्या हो जाए? सेम क्वेश्चन, इंक्रीज सब्सटेंशियली। तो यहाँ पर आकर पूरा का पूरा तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म और तुम्हारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, सारी की सारी चीज़ें मैंने बता रखी है, जैसा कि मैंने तुमसे स्टार्टिंग में ही प्रॉमिस करा था। मेरा ऐसा है भाई, मैं मानता हूँ अ मैन इज़ नोन बाय हिज वर्ड्स। मैंने तुमसे पूरा बोला था कि मैं साइंस कंप्लीट कराऊंगा, कंप्लीट कराया कि नहीं? तुमको नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, तुमको PYQ करा रहा हूँ। ठीक है, इवन तुमको टेस्ट भी करा रहा हूँ, तुम्हारे मॉक टेस्ट भी कर रहे हैं। एवरीथिंग इज गोइंग ऑन राइट नाउ बिकॉज ऑफ यू ओनली। ठीक है, सारी चीज़ें तुमको प्रोवाइड कर रहे हैं, नेक्स्ट लेवल प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है भाई, पेपर क्लियर करना। ठीक है, पेपर क्लियर करना, बिल्कुल हमको भेजना कि ये देखो भैया आपने जितनी भी एफर्ट लगाए थे सारे एफर्ट हमारे क्लियर हुए। ठीक है, सो फाइनली इट इज़ गोइंग टू बी द एंड ऑफ द सेशन। ठीक है, चलो मैं रात के 1:30 बजे ये क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच जेंटलमैन, है ना, आगे बढ़िया हसल करते रहो। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।